हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 12 गलत को सही करने का वक्त है। पारो ने जब कहा उसके पास कोई खुशी की खबर है। प्रियांशी उसे ही देखने लगी मानो कह रही हो, बताओ कौन सी खबर है। मगर पारो ने कहा, ये तुम खुद जान जाओगी। खैर, बाजार का काम कैसा चल रहा है। प्रियांशी ने कहा, ठीक ही है, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। कुछ बातें हैं जो करनी है, वरना प्रतियोगिता जीत कर भी हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। मतलब, पारो ने पूछा। प्रियांशी ने उस जगह जवाब ने देते हुए उन सबको अपने साथ आने के लिए कहा। कुछ ही देर में वह सब देवांश दल में दाखिल हो गए। उनके वापस आने की खबर से सब खुश नजर आने लगे। सुरेश मान ने भी एक आह भरी। अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन आप लोग गए कहाँ थे, सुरेश मान ने पूछा। इस पर करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, ऐसे ही दूसरी दुनिया में घूमने गए थे। अच्छा, लीडर तो अब मजाक भी करने लगे हैं, सुरेश मान ने हल्के से हंसते हुए कहा। उन्हें तो करण का कहना मजाक लग रहा था। करण को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सब मीटिंग हॉल के लिए जाने लगे, मगर तभी करण की नजर शिवम पर पड़ी, जो जंगली जानवरों का गोबर साफ कर रहा था। करण को काफी अजीब लगा, मगर ध्यान न देते हुए वह सब मीटिंग हॉल में आ गए। मीटिंग हॉल में इस वक्त करण, पारो, प्रियांशी, सालिबा, सुरेश मान, बाकी दोनों श्रेष्ठ मौजूद थी। बाकी सब कहाँ है, पारो ने पूछा। प्रियांशी बोली, मीरा, पिस्टल बिस्ट और ज्वाला पक्षी किंग के साथ पास वाले शहर में गई है, कुछ व्यापारी से बात करने, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हैं। फिर टॉपिक को बदलते हुए बोली, कुछ बातें जो करना जरूरी हो गई है। कैसी बातें, करण ने पूछा। जवाब में प्रियांशी ने कहा, हमने प्रतियोगिता इसीलिए जीती थी ताकि दल बहुत सारा पैसा कमा सके, मगर करण और पारो बोले। प्रियांशी ने आह भरते हुए कहा, पैसा कमाएंगे कैसे, हमारे पास बेचने के लिए बाजार में है क्या, कुछ भी नहीं। ओह, करण ने सिर खुजाया। वह तो इस बारे में पूरी तरह से भूल ही चुका था। ये बाजार काफी ज्यादा बड़ा था। जीतने वाला भी देवांश दल था। अगर वही दाम न कमाए तो सच में बेइज्जती तो होगी। तो यही कहेंगे, युद्ध तो लड़ लिया लेकिन जीत में घंटा मिला। ड्रैगन लेडी बोली, हमने आसपास के व्यापारियों से बात की, वह अपना सामान हमें बेच दे, हम उस पर अपना नाम लगाकर दुकानदारी शुरू कर देंगे। मगर उनमें से कोई भी नहीं माना, उन्हें काला भालू कबीले का डर है। उन्हें लगता है हमारी मदद करने से काला भालू कबीला नाराज हो जाएगा। हमारे पास बेचने के बाद कुछ भी नहीं है, इस चीज से मेरा दिमाग दर्द हो रहा है। अब तुम ही बताओ हमें इसमें क्या करना चाहिए, प्रियांशी ने कहा। करण सोच में पड़ गया, तभी उसे कुछ याद आया और बोला, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मैं जो कहता हूँ उन चीजों का इंतजाम कर देना, तुम देखोगे खुद। प्रियांशी और सब हैरान थे। करण ने कहा, हाँ मैं देख लूंगा, बस तुम लोग वही करो जो मैं कहता हूँ। ठीक है, प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सिर से एक बड़ी दिक्कत हट गई थी। बस इसी बात की उसे खुशी थी। साथ ही साथ उसने ध्यान दिया कि करण में कुछ बदलाव आ गया है। पता नहीं क्यों, उसकी बोली पहले की तरह लग रही थी। प्रियांशी इस बारे में और ज्यादा सोचती। सुरेश मान ने कहा, आपकी परेशानी को जानकर लीडर ने आपके लिए कुछ हथियार भेजे थे। ये सब लो लेवल के हैं, लेकिन बेचने के लिए कुछ तो होगा आपके पास। सुरेश मान ने कलाई घुमाकर 100 से भी ज्यादा हथियार टेबल पर रख दिए। करण काफी इम्प्रेस था, लीडर को मेरा शुक्रिया कहना, करण ने कहा। सुरेश मान बड़ी गौर से करण को देख रहा था। आज उसने पहली बार करण के मुंह से शुक्रिया शब्द सुना था, वरना सामने वाला तो चोरी करके भी अपनी चोरी नहीं मानता था। लीडर में कुछ गड़बड़ है, सुरेश मान ने मन ही मन बड़बड़ाए। करण ने उन सब हथियारों को साइड करके प्रियांशी से पूछा, यह बाहर शिवम गोबार क्यों साफ कर रहा है। क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की, मैंने उसे काम पर लगा दिया है। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, प्रियांशी बोली। करण ने ना में सिर हिलाया मानो कह रहा हो, जो करना है वो करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इस टॉपिक को बदलकर करण ने पूछा, और यह राजवीर कहाँ है। इस पर प्रियांशी शांत हो गई। करण को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सालिबा को देखा। राजवीर कुछ दिनों से गायब है, उसे ढूंढने की कोशिश जारी है। अब तक कोई खास खबर नहीं मिली है, मगर हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, सालिबा बोला। हालांकि उसने वजह नहीं बताई थी, पर करण को वजह साफ साफ दिख रही थी, वह जरूर सुनंदा को ढूंढने गया है। करण की इस बात कर सब शांत रहे। प्रियांशी जानती थी करण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए उसने कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ, 10 दिन की जगह तुम लोगों को 15 दिन कैसे लग गए। 15 दिन हो गए, करण और पारो चौंक गए। मतलब तुम दोनों को इतना भी याद नहीं रहा। प्रियांशी थोड़ी नाराज नजर आने लगी। करण ने सुरेश मान और बाकी दोनों श्रेष्ठों को देखा। उसकी आंखें कह रही थी, आप सब अब बाहर जा सकते हैं। इस बात को समझ वह सब बाहर चले गए। मीटिंग हॉल में सिर्फ करण, पारो, प्रियांशी, सालिबा थे। सालिबा ने अपनी शक्तियों से कवच बना दिया, जिससे उनकी बातें बाहर न जा सके। पारो ने कहा, हमें सच में नहीं पता था इतने दिन हो गए हैं, पता भी कैसे होता, दूसरी दुनिया में पहली बार गए थे। ठीक है, प्रियांशी ने हाथ हिलाते हुए कहा।
करण ने पूछा, 10 दिन बाद हम राक्षसी शहर में जाने वाले थे। वो दोनों दानव इस जगह नहीं आए थे क्या? 12वें दिन एक दानव आया था। तुमसे मिलना चाहता था, तुम इस जगह नहीं थे, जिस वजह से वह लौट गया। फिर अगले दिन भी आया, पर जब उसे दोबारा तुम नहीं मिले तब से वह वापस नहीं आया। प्रियांशी से ये सब जानकर करण सोच में पड़ गया। उन दोनों को राक्षसी शहर जाना था। मेरी वजह से वह लोग अपना इरादा बदल नहीं सकते। जरूर उन दोनों ने कोई नई योजना बनाई होगी। ऐसा सोच करण ने कहा, आसपास कोई अजीब घटना हुई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, प्रियांशी ने जवाब दिया। करण ने इस पर सिर्फ सिर हिलाया। तभी प्रियांशी ने कहा, अपने सफर के बारे में बताओ, कैसा था वह ग्रह और किस तरह से तुम लोगों ने अपना मिशन पूरा किया? मैं बताती हूँ, पारो ने कहा। मगर करण अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कमरे में जाने लगा। तुम लोग बातें करो जब तक मैं एक काम निपटा लेता हूँ, ऐसा बोलते हुए करण मीटिंग हॉल से निकल गया। पारो ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नए ग्रह पर बीती सारी घटनाओं का विवरण करने लगी। प्रियांशी बहुत ध्यान से ये सब सुन रही थी। उस ग्रह के बारे में वह जितना सुनती उतनी हैरान हो जाती। सालिबा भी कान लगाकर सुन रहा था। पारो ने जब अपनी कहानी खत्म की, प्रियांशी ने सिर हिलाते हुए कहा, एक दिन में ही तुम दोनों ने इतना नाम कमा लिया, इसमें कोई शक नहीं। तुम दोनों को उस जगह बहुत मजा आया होगा। उस जगह पर लोग अलग अलग है, सब जातियों में बटे हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस जगह पर राक्षस जाति रह चुकी है, मगर कभी इस तरह अलग कोई नहीं हुआ। सब मिलकर रहते थे, इतना गदर नहीं है हमारे पर ग्रह पर, सालिबा ने कहा। प्रियांशी ने इस पर हामी भरी, पर साथ में उसने ये भी कहा, बेशक इस जगह सारी जातियां एक साथ रहती है, पर हर किसी के मन में छेद है। अपनी नफरत वह लोग सामने नहीं लाते, बल्कि पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हारे कबीले के साथ भी तो ऐसा ही हुआ, रातों रात उसे गायब कर दिया गया। मगर बाकी लोग कुछ नहीं बोले। खैर, बस यह अच्छा है तुम दोनों सुरक्षित वापस लौट आए हो, और इस बात का मलाल है। किस बात का मलाल है? पारो ने पूछा। प्रियांशी ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं जा पाई, वरना कितना मजा आया ना। पारो को इस पर हंसी आ गई। वहीं करण अपने कमरे में आ गया था। उसने आते ही पहले तो दरवाजा बंद किया, फिर कलाई घुमाकर उसने तिलिस्मी मेडिसिन कढ़ाई को निकाला, जो आते ही करण के बिस्तर पर लौटने लगी। क्या हुआ लड़की के चेहरे वाले लड़के, अब मुझे क्यों निकाला है? कढ़ाई ने कहा। करण ने आंखें छोटी करके कहा, पहले तो तुम मुझे लड़की के चेहरे कहना वाला बंद करो, दूसरा ढंग से उठकर बैठो। क्यों, मेरी शादी करवाएगा? कढ़ाई बोली। करण ने सिर झटक कर कहा, एक धातु है, उसे तुम्हारे अंदर पिघलाना है। मेरा काम करने का मूड नहीं है, कढ़ाई ने मुंह बनाकर कहा। करण जानता था इससे काम निकालना आसान नहीं है, इसीलिए उसने कहा, तुम्हें अपनी ताकत नहीं बढ़ानी क्या? अब ये बहाने नहीं चलेंगे, ऐसा बोल बोल कर तूने बहुत काम करवाया है मुझसे, और मैं पिल वाली कढ़ाई हूं, मेरे अंदर धातु नहीं पिघल सकता है, मैं इसमें कोई मदद नहीं करूंगी, समझे? लड़की के चेहरे वाले लड़के। ऐसा कहते ही कढ़ाई उचककर स्टोरेज रिंग में वापस चली गई और अंदर जाकर खर्राटे लेकर सो गई। करण का मुंह बन गया, पर लगता है इस बार कढ़ाई सच में उसकी बात नहीं मानेगी। मुझे ही अब कोई दूसरा रास्ता देखना होगा, करण ने कहा। तभी उसे अग्नि की आवाज सुनाई दी। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम एक तैयार भट्टी क्यों नहीं बना लेते, जिससे बार बार तुम्हें उससे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? भीख बोलना जरूरी था, करण बड़बड़ाया। फिर आगे बोला, तुम जानते हो ऐसी भट्टी बनाने के बारे में? हाँ जानता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें जमीन के बहुत अंदर जाना होगा। उस जगह पर जहाँ लावा ही लावा हो, उस जगह की जमीन का इस्तेमाल करके तुम एक भट्टी बना सकते हो, अग्नि ने कहा। लावा जहाँ बहता था वहाँ की जमीन काफी ज्यादा मजबूती होती थी, जो इतनी ज्यादा गर्मी को सहन कर सकती थी। उससे बनी भट्टी सच में बहुत काम आ सकती थी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, भट्टी तो बन जाएगी, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली आग कहाँ से आएगी? उसे मैं लेकर तो घूम नहीं सकता, और मेरी डिवाइन फायर अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जो उस धातु को पिघला दे। एक तो मुझे उस धातु का नाम तक नहीं पता, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया, बाकी तुम खुद एक तिलिस्मी कारीगर हो, आगे तुम जानो तुम्हें क्या करना है। अग्नि की बात से करण थोड़ा नाखुश था। दरअसल उसे अपनी टूटी हुई सूर्य तलवार बनानी थी, जिसके लिए उसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा क्या करे जिससे उसका काम आसान हो जाए। बहरहाल करण ने कहा, बाजार खत्म होने के बाद खजूर पहाड़ में जाकर सूर्य तलवार को बनाऊंगा, जब तक के लिए इस मुद्दे को छोड़ देता हूं। ऐसा बोलते हुए करण अपने बिस्तर पर लेट गया। एक दिन में उसने 2 बार आयामों से सफर किया था। उसका सिर दर्द कर रहा था, थोड़ा सा आराम तो उसे भी चाहिए ही था। करण ने अपनी आंखें बंद की आराम करने के लिए, पर अगली ही पल उसकी आंखों के सामने देवांश और कनिका के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे, जिन्हें याद करके करण के होठों पर भींगी सी मुस्कान आ गई। वहीं उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिस वजह से एक फिगर उस जगह दाखिल हुआ, और करण के होठों पर मुस्कान देख उसके हाथों से खाने की थाली गिर गई। उस आवाज से करण ने अपनी आंखें खोलकर देखा। कुछ दूरी पर ड्रैगन लेडी खड़ी थी।
जो बड़ी बड़ी आंखों से बस घूरी जा रही थी। क्या हुआ तुम्हें? करण ने पूछा। ड्रैगन लेडी शांत खड़ी रही और अगले ही पल उस जगह से हड़बड़ाकर भाग गई। करण उसे देखता ही रह गया, इसे दौड़े पड़ते हैं क्या? करण अपनी जगह से खड़ा हुआ, जमीन पर स्नैक्स पड़े हुए थे। करण ने नाराजगी में सिर हिलाया और खुद झुककर उन्हें बटोरने लगा। खाने का अपमान इन लोगों से करवाओ, करण बड़बड़ाया। लेकिन तभी उसे कुछ चीज चमकती हुई नजर आई। उसने आप अपनी नजरें घुमाकर देखा, अलमारी के नीचे एक चमकता हुआ लॉकेट पड़ा हुआ था। करण उसे देख अलमारी के पास आया। हाथ बढ़ाकर उसने उसे बाहर निकाला। फिर उसे देखकर उसे कुछ याद आने लगा। जब प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, उस वक्त सुनंदा ने उसे ये लॉकेट बड़ी प्यार से दिया था, जिसे करण ने बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया था। उस पर वह बेहद गुस्सा भी हुआ था। सुनंदा उसके सामने रोती रही, उसे उसमें अपना भाई नजर आता था। मगर करण को भाई बहन के रिश्ते से ही नफरत थी। उसी दौरान उसे प्रियांशी का चेहरा भी याद आने लगा, जो उसकी वजह से सुनंदा की मदद नहीं कर पाए। और राजवीर, जिसका सुनंदा से खून का रिश्ता तक नहीं था, वह उसके लिए अजगर वंश कबीले से उलझने चला गया। करण ये सब याद कर रहा था, लगातार उस लॉकेट को देखा भी जा रहा था। कुछ पलों बाद उसने उस लॉकेट को अपने गले में डाल लिया। फिर दृढ़ता से बोला, तुम्हें मैं वापस लाऊंगा, और इस बार एहसान उतारने के लिए नहीं, इस दल की सदस्य होने की वजह से। करण पलटा और कमरे से बाहर जाने लगा। उसने जो भी गलतियां की थी, उसे अब वह ठीक करने के बाद तैयार थे। जिसे उस पर भरोसा था, उनकी मदद करने के लिए करण तैयार था। अब बेशक सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो। वहीं दल के बाहर प्रियांशी और बाकी अहम लोग जमा थे, जो ड्रैगन लेडी की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तुम कह रही हो? लीडर गुरु कमरे में पड़ा पड़ा मुस्करा रहा था। प्रियांशी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। ड्रैगन लेडी ने अपने सिर पर हाथ रख के कहा, मैं कसम खाकर कहती हूं। इस तरह से मुस्करा रहे थे वो। ड्रैगन लेडी ने करण की नकल करके दिखाया, जो देख सुरेश मान ने रुस्तम के पास आके बोले, इसने खाने में भांग के गोले तो नहीं खाए? रुस्तम के हाथ में झूठी सब्जी का कटोरा था। उसे वह बड़ी ध्यान से देखकर बोले, लक्षण तो ऐसे नहीं है। फिर ड्रैगन लेडी को ऊपर से नीचे तक देखकर बोले, इसे शायद फूड पॉइजन हुआ है। तुम्हारा सिर हुआ है। ड्रैगन लेडी चिढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किन शब्दों में इन उल्लुओं को समझाए। 1213 मेड वैद्य मास्टर। ड्रैगन लेडी कुछ समय पहले करण के कमरे में नाश्ता लेकर गई थी। दरवाजा खुला हुआ था, जिस वजह से वह ऐसे ही घुस गई। उस जगह उसने करण को बिस्तर पर पड़े पड़े मुस्कुराते हुए देखा, मगर इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सब जानते थे करण का मुंह सख्त ही रहता था। इसे इलाज की जरूरत है, इसका ख्याल रखो, मेनका ने कहा। इस पर ड्रैगन लेडी को और भी गुस्सा आ गया, मगर वह अपनी बात सच करने के लिए कुछ और कहती। उन सब ने देखा कि करण सामने से चला आ रहा है। गुरु आ गया, उससे ही पूछ। प्रियांशी अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही उसकी नजर करण के गले पर पड़ी, जहां पर लटकर रहे लॉकेट को देख उसकी आंखें फैल गई। सिर्फ वही नहीं, बाकी सब भी दंग थे। करण उनके पास आ गया, उन्हें जोकरों की तरह खड़े देख उसने कहा, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम्हें क्या हुआ है? प्रियांशी ने करण के गले की तरफ इशारा किया। करण उनकी हैरानी की वजह जान गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ये सब छोड़ो और बताओ, वो राजकुमार समर किस जगह पर है? करण ने सुनंदा के भाई के बारे में पूछा था, जो इस वक्त देवांश दल के पास था। उसे हमने पीछे वाले इलाके में रख दिया है, जानवरों के साथ, ड्रैगन लेडी बोली। इस पर करण ने आगे कुछ कहा नहीं और पीछे वाले इलाके के लिए बढ़ गया। सबने पहले एक दूसरे को देखा, फिर वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जल्दी वह सब उस इलाके में पहुंच गए। बड़े बड़े पिंजरों में जंगली जानवर कैद थे। उन्हीं एक पिंजरे में समर भी कोने में पड़ा हुआ था। जानवरों ने उसके शरीर पर गहरे जख्म छोड़े थे। उसके साथ वह जानवर बहुत बुरा सलूक करते थे। करण उस पिंजरे के सामने पहुंच गया। उसे बाहर निकालो, करण ने कहा। ड्रैगन लेडी ने दरवाजा खोला, जिसकी आवाज सुनाई देते ही समर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। मुझे छोड़ रहे हो? समर ने बड़ी आशा से ड्रैगन लेडी को देखा, लेकिन ड्रैगन लेडी उसे पकड़कर करण के सामने ले आई, फिर खुद थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई। वह सब ये देखना चाहते थे आखिर करण इसके साथ क्या करना चाहता है। करण हल्के कदमों के साथ समर के नजदीक आया। अब तुम लोग मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हो, एक अनजान लड़की के लिए? मुझे जाने दो, मेरी बात मानो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, समर ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहा। करण ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। समर का चेहरा खिल उठा, उसे लगा करण इसके लिए मान गया है। सही फैसला, बिल्कुल सही फैसला है। मैं वादा करता हूं, घर जाते ही पहला काम यही करूंगा। समर ने खुशी में अपना हाथ आगे बढ़ाया। करण से हाथ मिलाकर वह डील करने वाला था। करण ने उससे हाथ मिलाया, जो देख प्रियांशी और बाकी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर कुछ कहने की उनमें हिम्मत भी नहीं थी। यह आशा नहीं थी तुमसे, करण, प्रियांशी ने दुखी होकर मन में कहा। इस समर ने अपनी बहन को धोखा दिया, अपने बाप को अपनी साजिश का शिकार बनाया, अपने राज्य के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाया।
ऐसा इंसान जीने लायक नहीं था और करण उसे छोड़ रहा था। प्रियांशी ही नहीं बाकी सब भी कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें भी यह सब देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने दिमाग में और ज्यादा कुछ सोचते उन्हें करण की गहरी आवाज सुनाई दी, सुनंदा को किस जगह छिपाया है उन्होंने लोगों ने? क्या? समर की आंखें चौड़ी हो गईं। बाकी सब भी ये सुनकर दंग रह गए। उसी दौरान करण ने समर का अंगूठा पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उसे मोड़कर तोड़ दिया। आह! समर चीख पड़ा। करण ने उसकी एक उंगली को पहले की तरह पकड़ा। शोर करने की जरूरत नहीं है, वरना दर्द और भी ज्यादा होगा। करण ने उसकी उंगली को मोड़ा, ये दर्शाने के लिए वह उसे भी तोड़ सकता है। समर की आंखों में आंसू थे, वह रोना चाहता था, पर डर के मारे उसने खुद को संभाला। बताओ सुनंदा को कहाँ ले गए हैं वो लोग? करण ने गहरी आवाज में पूछा। समर ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता। टुटुक! उसकी उंगली भी टूट गई। समर चिल्लाना चाहता था, अपना दर्द बयां करना चाहता था, लेकिन करण ने दूसरी उंगली पकड़ ली थी। वह अगर रोता तो उसकी एक और उंगली कुर्बान हो जाती। पूरे शरीर में 20 उंगलियां हैं, यह मत सोचना। मैं यहां तक रुक जाऊंगा, इससे भी ज्यादा सोच कर आया हूं मैं। दर्द तो होगा, पर उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। मौत से गले मिल पाओगे, मगर जीवन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तब तक दर्द देता रहूंगा, जब तक तुम्हें दर्द होता रहेगा, करण ने ठंडी आवाज में कहा। समर तो समर, बाकी सबके भी रोंगटे खड़े हो गए। शिवम जो सिर पर गोबर की टोकरी लेकर खड़ा था, उसका शरीर भी ऐसे शब्द सुनकर ठंडा पड़ गया था। समर का हाल सबसे ज्यादा बुरा था। उसकी टांगें सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। करण की आंखों में उसे खून का प्यासा दरिंदा नजर आ रहा था, जो पल पल विशालकाय होता चला जा रहा था। समर खुद को बहुत छोटा, बिल्कुल चींटी जैसा समझ रहा था। उसे महसूस हो चुका था सामने वाला मजाक के मूड में नहीं है। वह सच में वैसा ही करेगा जैसे उसने कहा है। बस इसी डर ने उसके मुंह से बुलवाना शुरू कर दिया। सुनंदा को वो लोग मेड वैद्य मास्टर के घर ले गए हैं। उसका घर पहले भाग में है, लेकिन मेड वैद्य मास्टर इस वक्त सुंदर वन जंगल में नहीं है। हाँ, याद आया, वो आज ही शाम को आने वाले हैं। उससे क्या काम है अजगर वंश कबीले को? करण ने पूछा। जवाब में समर ने कहा, वह मेड वैद्य मास्टर की मदद से सुनंदा के खून को उसके शरीर से अलग करेंगे। सुनंदा के शरीर में सिर्फ अजगर वंश कबीले का शुद्ध खून नहीं है, बल्कि हमारे वंश का भी खून है। उस खून को अलग करने का मेथड मेड वैद्य मास्टर जानता है। तुम उस पागल की बात कर रहे हो? रुस्तम का चेहरा फीका पड़ गया। तुम जानते हो उसके बारे में? सालिवा ने पूछा। सबका ध्यान रुस्तम पर था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, वह आदमी पागल है, अजीबोगरीब टेस्ट करता रहता है। अलग अलग ब्रीड के बिस्ट को मिक्स करके नए जानवर बनाता था। कुछ भी प्रयोग करता था। अपने मरीजों की बीमारियों को ठीक करने की जगह वह अपने प्रयोग उन पर डालता था, जिससे मरीज पागल हो जाते या उनके अंग बदलने लगते। आज तक उसकी वजह से 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 200 लोग आज भी बीमार है उसके प्रयोग की वजह से, और कल ही एक की मौत भी हो गई हमारे हॉल में। इसके बारे में मैंने भी सुना है। एक बार उसे एक हर्बलिस्ट ने बुलाया था। उसके खेत पहले की तरह उपजाऊ नहीं थे। उस आदमी ने कहा था वह ठीक कर सकता है, लेकिन उसने उस जगह भी कुछ तो अजीब प्रयोग किया, और वह खेत जहर से भर गए। करोड़ों चमकीले पत्थरों का नुकसान कर दिया उसने। जड़ी बूटियों की कमी भी हुई, जिससे महंगाई बढ़ गई। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। हालात हद से बदतर कर दिए थे उसने, सुरेश मान ने कहा। जो सुनकर प्रियांशी ने पूछा, इस पर राजशाही लोमड़ी वंश ने कुछ नहीं किया क्या? उसे सुंदर वन जंगल में बैन कर दिया। वैद्य मास्टर हॉल की तरफ से भी उसे बैन किया गया, लेकिन तब भी वह माना नहीं। उसे लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक है। लेकिन असल बात तो यह है, वो एक पागल है, जो अपना नाम कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, सुरेश मान ने बताया। करण उसके बारे में सुनकर इतना तो समझ गया, मेड वैद्य मास्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन होते थे। समर ने कहा, अंगारा देश के महाराजा ने उसे रहने के लिए जगह दी, क्योंकि बहुत सी ताकतें थी जो मेड वैद्य मास्टर का साथ चाहती थी, जिनमें से एक अजगर वंश कबीला भी था। अंगारा देश को इससे काफी ताकत मिलती थी। इशिका ये सब सुन रही थी खड़े खड़े, उसे समझ आ रहा था। आखिर उसके पिता उसके पीठ पीछे क्या कांड करते थे, फिर भी उन्हें इसके बदले इनाम नहीं बल्कि मौत मिली। तभी उसे याद आया और बोली, जब तुम हमारे राजमहल को तबाह करके गए थे, उस वक्त वहां अजगर वंश कबीले का योद्धा भी आया था, और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। शायद वही वो मेड वैद्य मास्टर है। करण ने समर से पूछा, उसकी सटीक लोकेशन क्या है? भाग एक बहुत बड़ा था, अगर बिना किसी सटीक लोकेशन के वह निकले, तब शायद ही वह लोग उसे ढूंढ पाए। समर ने रोते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूं, वह भाग एक के किसी छिपे हुए इलाके में रहता है, ताकि राजशाही लोमड़ी वंश को उसका पता न चल जाए। मैं सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। समर गिड़गिड़ा उठा था। करण को भी एहसास हो गया था, गन्ने का रस निकल चुका है, कचरे से मिठास की आशा नहीं कर सकते। उसने उसे वापस पिंजरे में फेंक दिया।
तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रियांशी ने बेसब्र होकर पूछा। करण मुड़ा फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी शिष्य को वापस लाने का। प्रियांशी के कानों में मिश्री सी घुल गई। वह करण से ऐसा ही कुछ सुनने की आशा कर रही थी और उसे वह सुनने को भी मिला, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई। आखिर करण एकदम से इतना बदल कैसे गया? तभी उसकी नजर पारो पर पड़ी जो उसे देख हल्की मुस्कान दे रही थी। प्रियांशी को उसकी बात याद आई जब उसने कहा था खुशी की खबर खुद पता चल जाएगी। ये है वो खबर, प्रियांशी ने कहा। पारो ने पलकें झपकाकर हामी भरी, जो देख प्रियांशी का चेहरा खुशी से खिल उठा। तुम ठीक हो गए? प्रियांशी चलकर करण के नजदीक आए। उसकी आंखें हल्की नम थी, ये खुशी के आंसू थे। करण उसकी भावनाओं को समझ पा रहा था। उसने हाथ से उसकी आंखें साफ की, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत तकलीफ हुई है ना, मुझे माफ कर दो। देखा देखा तुम लोगों ने, लीडर गुरु मुस्कुरा रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ड्रैगन लेडी ने चीख चीख कर कहा। बाकी सब ओह करके मुंह बना रहे थे। उन्होंने पहली बार करण को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा था। प्रियांशी हाथ झटक कर करण से गले लग गई। तुम पहले जैसे हो गए हो, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा अब कुछ नहीं चाहिए। प्रियांशी भावुक हो गई थी। करण के साथ रहकर भी वह करण के साथ नहीं थी, लेकिन आज उसे वही एहसास हुआ जैसा उसे पहले हुआ करता था। करण ने सिर हिलाते हुए उसे अलग किया। पहली श्रेष्ठ को रोते देख वो गोबर उठाने वाला कितना खुश है। करण ने शिवम की तरफ इशारा किया और शिवम का मुंह ही जम गया। वो तो बेचारा बस ऐसे ही खड़ा था, यह उसे बेवजह क्यों घसीट रहा है। उसका उड़ा हुआ रंग देख सबको हंसी आ गई। तब जाकर शिवम को पता चला उसका मजाक बनाया जा रहा था। प्रियांशी ने उसे नजरअंदाज करके पूछा, ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे? ये सब बाद में, पहले मुझे सुनंदा को बचाने जाना पड़ेगा, उसके बाद आराम से सब बताऊंगा। ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्रियांशी ने कहा। पर करण ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, मैं और सालिवा उस जगह जाएंगे। शायद वहां उस कबीले का लीडर भी हो, तुम्हारा आना सुरक्षित नहीं होगा। प्रियांशी हॉफ चक्रवर्ती सम्राट थी, पूरी ताकत लगाएं तो तीसरे चरण के चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल चटा सकती थी, लेकिन वीरता स्तर के आसपास भी उसकी ताकत नहीं थी, और करण उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ने वाला था। प्रियांशी ने जिद की, लेकिन करण इसके लिए बिल्कुल भी नहीं माना, जिस वजह से प्रियांशी को हार माननी पड़ी। तभी इशिका ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे उस मेड वैद्य मास्टर को देखा है, और मैं भी अजगर वंश कबीले से बदला लेना चाहती हूँ। करण ने इसके लिए भी मना कर दिया, उस जगह बड़ी लड़ाई हो सकती है, तुम खुद तो मरोगी ही, साथ में हमारे ऊपर बोझ बन जाओगी। इशिका को थोड़ा बुरा लगा, मगर करण की बात सही थी, जिस वजह से उसका मुंह उतर गया। करण ने सबसे कहा, अब दल में रहेंगे और किसी को भी मेरे जाने की खबर पता न चले। सब ने इस पर सिर हिलाया। थोड़ी और बातें करने के बाद करण सालिवा के साथ उड़ गया। प्रियांशी ये देख झट से पारो के पास आई, तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? फिर सिर झटक कर बोली, जाने दो, ये बताओ ये सब हुआ कैसे? चलो मेरे कमरे में, वही बताती हूँ। दोनों लड़कियां पारो के कमरे में चली गई। बाकी सब भी इस बारे में जानना चाहते थे, लेकिन प्रियांशी का गुस्सा याद करके उनके कदम थिरक गए। वहीं करण और सालिवा तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों को कुछ एहसास हुआ और दोनों एक जगह पर आके रुक गए। तभी उनके पास 4 फिगर नजर आने लगे, जिन्हें देख करण नाराज हो गया। मैंने कहा था न, सब दल में रहेंगे, ये बात तुम चारों पर भी लागू होती है, करण ने सख्ती से कहा। उसके सामने फ्लोटिंग अकादमी के स्टूडेंट्स थे, पूजा, सूर्य, चिंकी और मानी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात दल के लोगों पर लागू होती है, लेकिन हम तो फ्लोटिंग अकादमी से हैं। लीडर गुरु, हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। भाग एक बहुत बड़ा है, दुश्मन की संख्या भी ज्यादा होगी। हम सब 6वें चरण के महासम्राट बन गए हैं, सूर्य ने कहा। पूजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा चरण इस वक्त कच्चा है, थोड़ा सा दबाव मिला था, हमारी शक्तियां भी पक्की हो जाएंगी। हम खुद की मदद के लिए तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। करण का मूड खराब कर दिया इन लोगों, पर उसने सोचा, जब इनको ही इतनी मस्ती छाई है, फिर वो कौन होता है उन्हें रोकने वाला? खुद ही इनकी मस्ती ठंडी हो जाएगी जब कुलों पर डंडे पड़ेंगे। यह मत सोचना, तुम्हें बचाने के लिए मैं आगे आऊंगा, करण ने सख्त भाव के साथ कहा। वह पहले ही उनकी काफी मदद कर चुका था, अब और अपने सिर में दर्द नहीं करवाना चाहता था। अंडस्को 1213, ये बच्ची यहाँ कैसे? पूजा और बाकी तीनों ने करण की बात को मान लिया। उन्हें खुद पर भरोसा था अपने दुश्मनों से लड़ने का। हालांकि यह लड़ाई उनकी नहीं थी, मगर काफी दिनों से वह मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे। अभी वह इतने भी बेशर्म नहीं बने थे जो बस पड़े रहे। बहरहाल वह सब भाग एक लिए निकल चुके थे। रास्ते में उन सब ने अपने कपड़े बदल लिए। उनके नए कपड़े काले रंग थे, जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन सब ने अपनी ऊर्जा को भी लॉक कर दिया था, ताकि किसी को भी उन पर शक न हो, जब तक वह लोग सुनंदा की लोकेशन का पता न लगा ले। हमें बॉर्डर जमीन से पार करनी चाहिए।
ज्यादा बेहतर रहेगा, शायद वहां से कुछ सबूत भी मिल जाए। सालिवा की बात से करण सहमत था। पहले भाग की सीमा से लोग उड़कर भी जा सकते थे। जमीन से जाने पर उन्हें प्रवेश शुल्क देना पड़ता था, जो कुछ ज्यादा नहीं था अभी के लिए। सब जल्दी उस सीमा के पास पहुंच गए। वहां से उन लोगों ने प्रवेश शुल्क दिया, जिसके बाद वह पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ अनजान चेहरे दिखे, लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं निकल सकती थी। उन्हें ऐसे ही घूमते घूमते कुछ समय बीत गया, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था, जिस वजह से करण थोड़ा परेशान नजर आने लगा। तभी पूजा ने कहा, आसपास के रेस्तरां और दुकानों में बिखर जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसी जगह मिलेंगे, इससे हम काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। करण को उसका सुझाव अच्छा लगा। एक साथ झुंड बनाकर चलेंगे तो सिर्फ वक्त जाया होगा, अलग अलग होकर उन्हें कुछ तो जानकारी हाथ लग ही सकती थी। जल्दी ही उन लोगों ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। भाग 1 में कुछ कुछ दूरी पर दुकानें, रेस्तरां, छोटे छोटे बाजार मौजूद थे, जहां रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिल जाती थी। ये सब खास उन लोगों के लिए था जो इस जगह शिकार करने आते हैं या घूमने आते हैं, क्योंकि इस जगह पर रहने के लिए कोई शहर या गांव नहीं था। जगह ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी। जंगली बीस्ट उस जगह कभी भी हमला कर सकते थे। ऊपर से लुटेरों का भी बहुत बड़ा खतरा रहा था। करण इस वक्त अकेले एक रेस्तरां के सामने खड़ा था। रेस्तरां का नाम था खाली पेट का दिल रेस्तरां। करण को नाम अटपटा लगा, लेकिन उसने इस चीज को नजरअंदाज किया और उसके अंदर दाखिल हो गया। रेस्तरां कुछ खास अच्छा नहीं था। इंसान बैठकर खा सकता था, बस इतनी फैसिलिटी थी। ऊपर से टेबल भी काफी कम थी। एक टेबल पर लोग ठूस ठूस कर बैठे थे। आइए सर, आपके लिए जगह दिखाता हूँ, वेटर ने करण के पास आकर कहा। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी कमर झुकी हुई थी, मानो कस्टमर के सामने झुक झुक कर ऐसा हो गया हो। करण ने पहले उसकी बात सुनी, फिर उस रेस्तरां में देखा। रुमाल रखने की जगह नहीं थी, और यह ऐसे कह रहा था मानो जगह ही जगह हो। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आइए मेरे साथ। करण उस वेटर के पीछे पीछे चलने लगा। वेटर एक टेबल के पास आया। उस टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे, उनका कोई ग्रुप नहीं था। वह एक अनजान थे। वेटर ने कहा, थोड़ा सा रख जाओ, कस्टमर है। ये सुन उनमें से एक आदमी ने वेटर को देखा। आदमी के हाथ में लेग पीस था, जिसका मांस चबाकर उसने करण को देखा, फिर बिना कुछ बोले सरक गया। करण के बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बन गई थी। बैठिए, वेटर ने कहा। करण ने खुद से कहा, माना मेरे बम थोड़े छोटे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ये लोग मुझे अंगूठे भर की जगह पर बैठने के लिए कहेंगे। करण इस जगह की व्यवस्था से बेहद नाराज था। इस रेस्तरां और मुंबई की लोकल ट्रेन में कुछ खास फर्क नहीं था। बस इस जगह धक्का देकर बाहर निकलने के आसार थोड़े कम थे। करण सिर हिलाते हुए उस जगह बैठ गया। वेटर बोला, क्या ऑर्डर चाहिए आपको? शाही कबाब, मटन कीमा, लान सूप, लच्छे वाला हॉट मीट, बोनलेस हिरन, ब्लैक उल्लू की आंखें, सुंदर वन नवाबी चिकन, कीचड़ तंदूरी कोल्ड बीस्ट। शाकाहारी में है कुछ? करण ने पूछा। वेटर ने सिर हिलाया, पनीर में बताऊं या सब्जियों में? एक काम करो, लस्सी ले आओ बस। करण ने हाथ हिलाकर उसे जाने के लिए कहा। उसका पेट इतना खाली नहीं था। बेवजह पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं थी। वेटर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और करण का ऑर्डर लेने के लिए चला गया। करण ने भी अपना काम शुरू कर दिया। डिवाइन फायर की मदद से उसने आसपास सबको ध्यान से देखा, लेकिन उनमें से कोई भी अजगर वंश कबीले से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था, जिस वजह से करण ने आंखें बंद करके उस जगह हो रही बातों को सुनना शुरू कर दिया। कुछ लोग अब भी प्रतियोगिता की बातें कर रहे थे, कुछ अपने अगले शिकार की, कुछ अपने परिवार की बुराई करते हुए सुनाई दे रहे थे। फिर भी करण का ध्यान उन्हीं पर था। दूसरी तरफ लड़कियों के सामानों को बेचने वाली दुकान थी, जहां पर बैग, कपड़े और जेवर मिलते थे। दुकान अंदर से ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बीच में एक फाउंटेन बना रखा था। उनके आसपास कुर्सियां थी, जिनके सामने सामान लटके हुए थे। उन कुर्सियों पर बैठकर बहुत सी लकड़ियां बैठी हुई थी। सेल्स गर्ल उनको अलग अलग चीजों का ट्राई करवा रही थी। ये सब देखते हुए पूजा अंदर आ रही थी। एक सेल्स गर्ल ने ये देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। कमला, दुकान में आपका स्वागत है, आप क्या देखना पसंद करेंगी? इस पर पूजा ने जूतियों की तरफ उंगली करके कहा, उनमें से कुछ दिखाओ जो मेरे पैरों पर अच्छा लगे। जी क्यों नहीं, आप इतनी खूबसूरत है, आप पर सब अच्छा ही लगेगा। मैं ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे आप ना मिली तो उसकी बदकिस्मती होगी। सेल्स गर्ल ने बड़ी बड़ी बातें की। ये ही तो टेक्निक थी कस्टमर को फंसाने की। पूजा बस मुस्कुराते हुए एक कुर्सी पर बैठ गई। सेल्स एंड उसके लिए एक जोड़ी जूती लेकर आए। इसे ट्राई कीजिए। सेल्स गर्ल ने बैठकर पूजा को वो जूती पहनाई। जूती अच्छी लग रही थी, लेकिन पूजा ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा दिखाओ। पैसों की चिंता मत करना, चीज अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास आपके लिए एडिशन भी है, आप एक बार देखेंगी तो मोहित हो जाएंगी। दिखाओ फिर। सेल्स गर्ल ने सिर हिलाया और उसके लिए महंगी जूतियों को निकालने लगी। पूजा ने उस पर ज्यादा नहीं दिया। वह गौर से आसपास हो रही बातों को सुन रही थी।
लेकिन अब तक उसे कुछ भी खास सुनाई नहीं दिया था, जिस वजह से वह वक्त को आगे बढ़ाती गई। वहीं चिंकी एक होटल के बाहर खड़ी थी, आसपास जा रहे लोगों को पर ध्यान रख रही थी। उसी दौरान उसके पास एक पियक्कड़ बूढ़ा आदमी आया। उसने नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहा, अरे वाह, होटल वाले ये भी शुरू कर चुके हैं। आजा, सो चमकीले पत्थर दूंगा। चिंकी को गुस्सा आ गया, उसने थप्पड़ मार दिया। बूढ़े का नशा एक पल में उतर गया। चला जा यहां से, वरना जिंदा जला दूंगी ठरकी बुढ़े साले। चिंकी ने उसे मुक्का दिखाया। बुढ़ा बेचारा डरकर उस जगह से भाग गया। बाकी लोग भी ये देखकर उससे दूरी बनाकर चलने लगे। इनसे अलग मानी चाय की टपरी के पास बैठा हुआ था। वहां बहुत से बूढ़े लोग सुंदर वन जंगल की पॉलिटिक्स पर बातें कर रहे थे। किस तरह से बाजार लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा चल रही थी। मानो चाय की सुर्खी लेते हुए उन सब की बातें सुन रहा था। तो सूर्य हाथ में जाम का ग्लास लिए बैठा था। इस वक्त वह दारू खाने में था। आसपास नशे में धुत लोग थे, जो आपस में मजाक मस्ती करते, फिर थोड़ी थोड़ी देर में आपस में लड़ने लगते। एक मिनट की भी उस जगह शांति नहीं थी। वहीं सालिवा आसपास के इलाके में घूम रहा था। जिस जगह भी उसे लोग नजर आते, वह उनके बगल से निकल जाता, फिर कुछ दूरी पर छिपकर उनकी बातें सुनता। लेकिन काफी देर हो गई, उन्हें सबको एक सुराग तक नहीं मिला। लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई दिया। मैं उसके बारे में अब क्या ही बोलूं, मुझे नहीं पता था वो उस जगह छिपकर रहता होगा। सालिवा के कान खड़े हो गए, उसने साइड में दूर देखा। दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। सालिवा परछाई बनकर उनसे कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उस बच्चे ने कहा, सच में वो उस जगह छिपकर रहता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, खैर रात ज्यादा हो गई है, अब हमें घर निकलना चाहिए, दूसरे बच्चे ने कहा। इस पर पहले वाले ने हामी भरी और दोनों उस जगह से जाने लगे। लेकिन सालिवा उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता था। उसने पहले आसपास देखा, फिर हाथ घुमाकर उसने उन बच्चों के आसपास शक्तियों का घेरा बना दिया। यह क्या है, बच्चे डर गए। तभी उनके कंधे पर हाथ रख दिए गए। मेरी बात का जवाब दो, कौन कहाँ छिपकर रह रहा है? गलत जवाब दिया तो दोनों को नंगा करके बेल्ट मारूंगा, सालिवा ने डरावनी आवाज में कहा। बच्चों को पेशाब निकल गया, जो देख सालिवा का मुंह बन गया। कितने डरपोक बच्चे हैं, मन में बड़बड़ाया और अपने पैर दूर करने लगा, वरना उसके जूते गिले हो जाते। बच्चे ने रोते हुए कहा, सियार, सियार पास वाली गुफा में रहता है, हमारी मुर्गियों को खा जाता है, हमें जाने दो। दोनों अच्छे बिलबिला कर रोने लगे। सालिवा ने सिर झटक दिया, एक तो पेशाब की बदबू संगनी पड़ी, ऊपर से खबर भी बेकार निकली। भागो यहां से, सालिवा ने उन्हें भगा दिया। बच्चे बिना मुड़े उस जगह से ऐसे भागे, मानो उनके पीछे कुत्ता पड़ा हो। अब ये दिन भी आ गए हैं, सालिवा बड़बड़ाते हुए अपने अगले टारगेट को ढूंढने लगा। इधर करण भी आंखें बंद करके शांति से बड़बड़ सुनता जा रहा था। अब तक उसे कुछ भी काम का सुनाई नहीं दिया। तभी उसके बगल वाला आदमी किसी पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिद्दी कहीं की, अपना काम भी अच्छे से करने नहीं आता। देख, तूने मेरे ऊपर सालन गिरा दिया है। आदमी गुस्से में था। उसके कपड़ों पर सालन की कुछ बूंदें गिर गई थी। उस पर भी वह ऐसे भड़क रहा था, मानो किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी। करण ये सुनकर अपनी आंखें खोलकर साइड में देखने लगा, लेकिन काफी भीड़ भाड़ होने की वजह से उसे वह शख्स नजर नहीं आया जिस पर वह आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन उसे उसकी कदकाठी पता चल रही थी। शायद वो कोई छोटा बच्चा था। करण ने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने उस शख्स के गाल पर थप्पड़ मार दिया। वह एक छोटी बच्ची थी, उसके गाल पर उस आदमी का हाथ छप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह बच्ची चिल्लाई या रोई नहीं। काम करना सीख ले बच्ची, आदमी ने उसके मुंह पर हड्डी फेंक कर पारी। उसके इम्पैक्ट से ही बच्ची जमीन से चिपक गई। करण ने ये सब देखकर नजरअंदाज कर दिया। ऐसी जगहों पर ऐसा होता रहता था। हाँ, वो बदल गया था, पहले की तरह बन गया था, पर अब भी वह सबकी मदद करने के लिए भागा भागा नहीं फिरता था। तभी उस आदमी के सामने बैठे लड़के ने हंसते हुए कहा, आप सिर्फ ऐसे ही छोड़ रहे हो उस्ताद, सबके सामने इतना मजाक बना दिया इस बच्ची ने, और तुम इसे इतने पर छोड़कर खुश हो, नाक कटवा दी तुमने तो। उसके इतना कहते ही पास वाली टेबल से हंसने की आवाज आई, देखो देखो, एक बच्ची ने मशहूर शिकारी लाला की पेंट गीली कर दी। लाला, तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए। एक बच्ची से सालन गिरवाया तुमने, छी छी, तुम्हें सालन की पड़ी है। अरे उस बच्ची की आवाज भी नहीं निकली उसके थप्पड़ से, थप्पड़ में जान नहीं बची क्या लाला। चूड़ियों की जरूरत है तो बता, तेरी लुगाई से बोलकर उसकी चूड़ियां तुझे दिलवा दूंगा। सब लाला का मजाक बना रहे थे, जिस वजह से लाला का पारा गर्म हो गया। उसी दौरान वेटर भी करण का ऑर्डर ले आया था। उसने ऑर्डर सामने रखा। करण ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि कम से कम लस्सी तो पी सके, मगर वह ऐसा करता इससे पहले ही लाला ने हाथ बढ़ाकर लस्सी का ग्लास पकड़ लिया। हरामी, तेरी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। लाला ने लस्सी का ग्लास उठाकर उस बच्ची पर बड़ी ताकत से फेंक दिया। बच्ची अभी अभी ही जगह से उठी थी, तभी उसके सिर पर लस्सी का ग्लास लगा। ग्लास कांच का था, जो लगते ही फूट गया।
बच्ची चीखते हुए सिर कर बल गिरी। बच्ची कराहा उठी। उसके माथे में कांच के टुकड़े धंस गए थे। खून निकलने लगा था। दर्द में बेचारी बिलबिला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इस बच्ची ने नाक में दम कर दिया है, वेटर ने कहा। मगर करण तो सन था। वह एकटक उस बच्ची को देखा जा रहा था। उसे ऐसे देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। ये यहाँ कैसे? करण मन में बड़बड़ाया। दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं, लाडो थी। वही लाडो जो करण से मिलने के लिए प्रतियोगिता में आई थी। सारा पैसा खर्च करके भी वह उससे मिल नहीं पाई थी। करण ने उसे पहली बार शामी जंगल में देखा था, जब सोना गांव के लोग उससे मदद की भीख मांग रहे थे। अपने खेत बचाना चाहते थे। करण के रहम से उस जगह किसानी करना चाहते थे। उस वक्त ये लड़की भी थी। उसने भी करण को मनाने की कोशिश की, पर करण ने उसे चोट पहुंचाई, उसके साथ बुरा बर्ताव किया। सोना गांव के लोगों की खेती एक पल में बर्बाद कर दी। उन्हें ताकत से बाहर फेंक दिया। वो दिन था और आज का दिन है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे यहाँ काम करते देख करण को अंदर ही अंदर बेहद बुरा लग रहा था। तभी वह आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ। फिर लाडो के पास जाते हुए बोला, हाथों में जान नहीं है तेरी, फिर इनके होने का क्या मतलब? आदमी ने उसके पास आके अपना पैर उसके हाथ पर रख दिया और उसे कुचलने लगा। लाडो रो रो कर चिल्ला रही थी। उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन बाकी सब तो बड़े मजे में थे। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनका टाइम पास जो हो रहा था। उन्होंने जानबूझकर लाला को चढ़ाया था, और लाला चढ़ भी गया, क्योंकि उसका भी यह रोज का था। अंडिस्को 1215 लस्सी पर लड़ाई। जहां लाला नाम का आदमी उस बच्ची को तकलीफ दे रहा था, वहीं इनसे अलग पूजा ने अब तक दुकान की आधी से ज्यादा चीजों को ट्राई कर लिया था, लेकिन अब तक उसने कुछ भी नहीं लिया था, जिस वजह से सेल्स गर्ल और बाकी स्टाफ उसे फालतू कस्टमर समझने लगे थे। पूजा के पास ढेर सारे सामान पड़े हुए थे। उनमें से कुछ तो बहुत सुंदर भी थे। लेने वाला कोई होता तो उसे जरूर लेता, पर पूजा को कुछ लेना नहीं था। वह तो बस जासूसी करने इस जगह आई थी। इससे अनजान सेल्स गर्ल ने चिढ़कर कहा, आपको यह अच्छा लगेगा, इसे ट्राई करो। सेल्स गर्ल के हाथों में हैंडबैग था, जो किसी बीस्ट की चमड़ी से बनाया गया था। दिखने में भी काफी अच्छा था, लग रहा था अमीरों के लायक चीज है। पूजा ने उस हैंडबैग को पहनकर देखा, फिर बहुत धीमी रफ्तार के साथ बैग को परखने लगी। कुछ मिनट लेने के बाद उसने मुंह बनाकर कहा, कुछ खास नहीं है, कुछ और दिखाओ। सेल्स गर्ल का तो मन किया इसी हैंडबैग से पूजा का मुंह तोड़ दे, मगर अपने जलते मन को ठंडा करके उसने सिर हिलाया। पूजा को भी समझ आ रहा था, अगर उसने और देर ऐसा किया, तब ये लड़की उसे लात मारकर इस जगह बाहर फेंक देगी। वह खुद इतना सहन नहीं करती, दूसरा कैसे सहन करता? लगता है इस जगह से मुझे कुछ जानने को नहीं मिलेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी। सच में मैं परेशान हो गई हूँ, हमारे इलाके की सुरक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आने जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दूसरी लड़की ने पूछा। इस पर पहले वाली लड़की ने कहा, इसकी वजह मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ, उस जगह मैंने अजगर वंश कबीले के लोगों को भी देखा था। पता नहीं इतने ताकतवर लोग इतने कमजोर में भाग में क्या कर रहे हैं। जैसे ही उस लड़की ने अजगर वंश कबीले का जिक्र किया, पूजा के कान खड़े हो गए। वह अपनी कुर्सी थोड़ी टेढ़ी करके बैठ गई, ताकि उन दोनों लड़कियों को देख सके। सेल्स गर्ल ने उसके पास आके कहा, मैडम, ये देख लीजिए। अगर यह भी पसंद नहीं आए, तो कृपया करके आप कहीं और जाके अपनी पसंद की चीज ढूंढें। पूजा ने सिर्फ सिर हिलाया, फिर उस बैग को ट्राई करने लगी। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि वह दोनों लड़कियां दुकान से इतनी सी देरी में जा चुकी है। पूजा ने झट से बैग को सेल्स गर्ल के हाथों में थमा कर कहा, दूसरी दुकान पर जाकर ही देख लेती हूँ। पूजा बिना सुने उस जगह से जाने लगी। सेल्स गर्ल बेहद नाराज थी। पता नहीं कहां कहां से वक्त जाया करने आ जाते हैं। पूरी रात काली कर दी इसने। सेल्स गर्ल दबे शब्दों में पूजा को गालियां देना शुरू कर चुकी थी, जो एक तरह से स्वाभाविक था। पूजा बाहर आते ही उन दोनों लड़कियों को ढूंढने लगी। दूरदृष्टि का उपयोग करके उसे जल्दी वह दोनों लड़कियां नजर आने लगी। इस वक्त वह दोनों लड़कियां झुमके की दुकान पर थीं। पूजा बड़ी शालीनता के साथ आके दुकान पर झुमके देखने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों लड़कियों पर था। इनसे पकड़कर अगर मैंने कुछ पूछा तो दिक्कत आ सकती है। इनको छोड़कर बाकियों को बताने गई, तब ये दोनों खो सकती है। मुझे अब वही काम करना होगा, पूजा खुद से बड़बड़ाई। उसी दौरान उनमें से एक लड़की ने अपने कानों में झुमके ट्राई किए। दोनों को काफी ज्यादा पसंद आए। ये वाले पैक कर दो, उस लड़की ने कहा। दुकानदार ने सिर हिलाया, पर तभी पूजा ने घबराते हुए कहा, इतना बड़ा बीस्ट। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। घबरा कर सबने उस दिशा में देखा जहां पूजा देख रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर पूजा ने हवा में उंगली घुमाई, और एक सील उस झुमके पर जाकर चिपक गई। वहीं जिस दिशा में सब देख रहे थे, वहां कुछ भी नहीं था, बस एक बड़ा सा पेड़ था, जिस वजह से सब मुड़कर पूजा को देखने लगे। पूजा ने सिर खुजलाते हुए कहा, ओह, वो पेड़ है।
रात हो गई है न, गलती से 20 समझ लिया मैंने। ऐसा कह वह खीखी करके हंसने लगी। सबको वह लड़की बड़ी अजीब लगी, पर उसे नजरअंदाज करके वह वापस अपने काम में लग गए। पर पूजा का काम हो चुका था, इसीलिए वह अपने साथियों के पास जाने लगी। वहीं रेस्तरां के अंदर लाला ने अपने पैर से लाडो के हाथ को दबा रखा था और उसे कुचलकर वह सबको ऐसे देख रहा था मानो उसने कितना महान काम किया हो। लाला की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, इसका जीता जागता सबूत बनेगी ये लड़की। तुम सबकी नजरों के सामने मैं इसका एक हाथ तोड़ दूंगा, लाला ने सीना फुलाकर कहा। सब उसकी बात पर तालियां बजाने लगे। अब हुई न मर्दों वाले बात, अब लग रहो असली लाला। हाँ भाई, इस बच्ची का कर दो म्याऊं। सब खिलखिलाकर हंसते हुए लाला को बढ़ावा दे रहे थे। उनके लिए ये तमाशा समय गुजराने का अच्छा जरिया था। लेकिन उनके मजे के चक्कर में लाडो दर्द में बिलबिला रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसके माथे और हथेली से खून रस रहा था। मगर उस बेरम को एक पल के लिए भी रहम नहीं आया। उसने पैर उठाकर फिर से उसके हथेली पर मारा। लाडो चीख पड़ी, नहीं, दर्द हो रहा है। रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ गई। दिल की धड़कन डबल हो गई थी। ऐसा लग रहा था वह शायद आज के हादसे के बाद कभी अच्छे से रह नहीं पाएगी। लाला ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, दर्द हो रहा है, मेरी बेइज्जती करने से पहले ऐसा सोचना चाहिए था ना। अब इस दर्द को जीवन भर का हरजान समझकर रखना। ऐसा कहते ही उसने अपनी लात को उठाया। इस बार उसका निशाना लाडो की खोनी थी। वह उसे तोड़कर उसे अपंग बना देने वाला था। जब उसकी लात नीचे आई, लाडो की सांस अटक गई। पर लाला उसकी खोनी तोड़ पाता, इससे पहले ही लाला के कंधे पर एक हाथ आ गया, जिसे महसूस कर एकदम से वह रुक गया। तुमने मेरी लस्सी बर्बाद क्यों की? उसके कानों में आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, तब करण उसके सामने था, जो काफी ज्यादा नाराज लग रहा था। क्या कहा तूने? लाला ने पूछा। इस पर करण ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी लस्सी क्यों बर्बाद की? लस्सी? लाला ने जमीन पर पड़े उस ग्लास को देखा, जिसको उसने उठाकर लाडो के सिर पर मारा था। उसने कहा, कर दी बर्बाद, क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे? लाला ने उसे धक्का दिया, पर करण एक कदम भी नहीं हिला। जो देख लाला की आंखें सख्त हो गई। अबे तुझे भी हाथ तुड़वाना है क्या साले? तुमने मेरी लस्सी क्यों बर्बाद की? करण ने फिर से पूछा। लाला को गुस्सा आ गया, ऐसे ही करता हूं, क्या उखाड़ लेगा मेरा? उसने इतना कहा ही था, तभी उसके चेहरे पर करण का मुक्का पड़ा। करण ने अपनी शक्तियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। शारीरिक ताकत भी सिर्फ 1% लगाई थी। फिर भी लाला कुछ कदम तक लड़खड़ा गया। उसकी नाक से खून निकलने लगा। तेरी इतनी हिम्मत? लाला गुस्से से उबल पड़ा। बाकी सब लोग ये देखकर और भी खुश हो गए। उनका मजा दुगना जो गया था। अब लाला क्या करेगा? इसने तो तेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। तुझे कोठे पर बैठ जाना चाहिए, लगाई बनकर ज्यादा अच्छा लगेगा। सब लाला का बुरी तरह से मजाक बना रहे थे। वहीं लाडो अपने हाथ को पकड़कर दूर जाकर खड़ी हो गई थी। उसे अब भी बेहद दर्द हो रहा था, मगर उसकी आंखें करण पर टिकी हुई थी। लाला ने दहाड़ते हुए कहा, तू जीवन से ऊब गया है, अब तुझे नर पहुंचा ही देता हूं। लाला गुस्से में पैर पटकते हुए करण के नजदीक आकर उस पर मुक्कों से हमला करना लगा, पर एक भी मुक्का करण को छू भी नहीं पा रहा था। जब वह करण के चेहरे पर हमला करता, करण पीछे की ओर झुककर बच जाता। जब वह उसके सीने पर हमला करता, तब करण बड़ी आसानी से सरक कर बच जाता। लाला के माथे पर शिकन आने लगी। अब तक उसे समझ आ चुका था, उसने शायद किसी योद्धा को उकसा दिया है। ऐसा ख्याल आते ही वह रुकने वाला था। तभी करण ने उसके चेहरे को हाथों से पकड़ लिया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन लकड़ियों की बनी हुई थी। जब वह पटका गया, लकड़ियां टूटकर हवा में उछल गई। लाला के मुंह से खून निकलने लगा, जो देख करण ने अपना पैर उसके मुंह पर रखा। फिर कुचलते हुए उसने कहा, लस्सी की कीमत तुम्हारा बाप अदा करेगा। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा और तुम खाने की बर्बादी कर रहे हो। ऐसा कह करण ने उसके मुंह पर लात मारी। उसके कई सारे दांत टूटकर बाहर आ गए, जिसके साथ लाला बेहोशी में चला गया। उसके होंठ करण के जूतों की वजह से फट चुके थे। करण ने उसे नजरअंदाज करके उस जगह बाकी लोगों को देखा, जो उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तुम तो कमाल के हो, मजा आ गया भाई। आज की रात तुमने बना दी, क्या ताकत है। ये लो मेरी तरफ से लस्सी। एक ग्राहक खड़े होकर करण के पास आया। उसके हाथ में लस्सी का ग्लास था। बड़ी सी मुस्कान के साथ करण को दे रहा था, पर तभी उसके कान के नीचे थप्पड़ पड़ा और वह उड़ता हुआ दीवार तोड़कर बाहर जा गिरा। ये देख सब एक दूसरे के चेहरे तकने लगे, लेकिन कोई कुछ समझ पाता। करण ने कहा, तुम सब सच में जंगली ही हो। उनके कानों में इतना सुनाई दिया ही था कि वह सब दीवारों को तोड़ते हुए रेस्तरां से बाहर जाके गिरे। हर किसी को गहरी चोटें लगी थी। कुछ के तो मुंह से खून भी आ गया था। सब कराहते हुए करण को घूर रहे थे, मगर करण ने उन सबको नजरअंदाज करके लाडो को देखा, जो डर से छिपकर खड़ी थी। उसे लगा कि करण उसकी भी पिटाई करेगा। इधर आओ, करण ने कहा। लाडो को डर तो लग रहा था, पर उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
वह घबराते हुए करण के पास आए। इतनी छोटी सी उम्र में इस जगह काम क्यों कर रही हो, उसने पूछा। लाडो में सिर झुकाकर कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। दवाइयों की जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं थे। काम की तलाश में यहाँ आई थी। इन्होंने सो चमकीले पत्थर पर मुझे काम दे दिया। लाडो जब ऐसा कह रही थी तब उसका गला रो रो कर सूख गया था। जो देख करण ने पास वाली टेबल से उठाकर उसे पानी का ग्लास दिया। लाडो ने कांपते हाथों से पानी पिया। करण ने पूछा, कोई और काम नहीं आता तुम्हें? आता है, माँ के साथ मैं किसानी सीखती थी। हमारा हरा भरा खेत भी था। हम सब्जियां उगाकर उन्हें बेचते थे। लेकिन ऐसा कहते कहते लाडो रुक गई। करण जानता था आगे क्या हुआ है। उसने कहा, लीडर गुरु ने उस खेत को बर्बाद कर दिया। यही ना, तुम तो उससे बहुत नफरत करती रहेगी ना। जब करण ऐसा कह रहा था तब अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। आज उसकी वजह से इतनी कम उम्र की बच्ची इतना सब दर्द सहन कर रही थी ताकि अपनी माँ की दवाई का खर्चा निकाल सके। मैंने सच में बहुत से गलतियां कर दी है। उन दोनों की नफरत ने मैंने इन मासूमों की जिंदगी उजाड़ दी। पता नहीं ये सब मेरे से कैसे हो गया। करण दुखी था। उसने अपने पूरे जीवन में किसी को दुख नहीं दिया था, लेकिन उन कुछ दिनों में उसने बहुतों के दिल तोड़े, उनकी उम्मीदों का पतन कर दिया। उसके अपनी खास दोस्त तक उससे खुश नहीं थी। यहाँ तक कि युद्ध देवता विक्रमादित्य को भी उसने उल्टा सीधा कह दिया। कितने बेकसूर लोग उसकी आंखों के सामने मारे गए। ये सोच सोच कर करण का मन भारी होने लगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसकी करिश्मा उसके नेक दिल से प्यार करती थी। सब उसके साथ इसीलिए जुड़े हुए थे, पर उसकी खुद की नफरत ने उन सबको निराश कर दिया। करण अपने इन्हीं ख्यालों में था। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसी दौरान लाडो ने कहा, मैं उनसे नफरत नहीं करती। ये सुनते ही करण ने नजर उठाकर उसे देखा। लाडो बोली, वो जगह उनकी थी, हम तो बस अपने लिए काम कर रहे थे। हमारी वजह से उनका फायदा नहीं था। उन्होंने हमारी मदद नहीं की, इससे मैं उनसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? हाँ, पर मैं उनसे नाराज हूँ क्योंकि उन्होंने खेतों को खराब कर दिया। उसकी जगह अगर वो उसे अपने इस्तेमाल के लिए ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सब सुनकर करण उसे देखता ही रह गया। उसे लगा नहीं था ये छोटी सी बच्ची इस तरह की बात करेगी। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, उसका क्या? करण ने पूछा। लाडो ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, कमजोरों के साथ ऐसा होता रहता है। फिर भी उन्होंने कम से इन लोगों की तरह बर्ताव नहीं किया था। करण को समझ नहीं आ रहा था अब वह इस बच्ची से क्या बोले। इसकी जगह कोई और होता तो नफरत से पागल हो गया होता, पर इसने नफरत को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दिया, और ऐसा करण नहीं कर पाया था। लोग यूं ही मुझे ताकतवर कहते हैं, असली ताकत तो इस बच्ची के पास है, जो इतना टूटकर भी इसने नफरत को पनपने नहीं दिया। करण खुद से बोला। फिर थोड़ा झुककर उसने लाडो का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली पर बर्फ की पट्टी बांध दी, फिर उसे कुछ पिल देते हुए बोला, इन्हें खा लो, चोटें ठीक हो जाएंगी। लाडो करण का चेहरा देख नहीं पा रही थी, मगर उसे उसकी आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन जब उसने उन पिल्स को देखा तब उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ये बहुत महंगी है, मैं इन्हें ले सकती। ले लो, सोचो तुम्हारे भाई ने दी है। करण ने उसके हाथ में पिल थमा दी। लाडो की आंखें नम हो गई, उसने पिल खा ली। जल्दी ही उसके जख्म भर गए। आपका शुक्रिया, लाडो ने सिसक कर कहा। करण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अच्छा काम है। इससे तुम्हारा पूरा गांव ठीक हो जाएगा, और तुम्हारी माँ का भी मैं इलाज कर दूंगा। बोलो, मेरा काम करोगी? सच में आप ऐसा कर सकते हैं? लाडो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। करण ने हाँ में सिर हिलाया, जो देख लाडो ने जल्दबाजी करके कहा, मैं आपके लिए काम करूंगी, आप मेरी माँ को ठीक कर दो और मेरे गांव को भी। लाडो ने हाथ जोड़ 1216 लोहा गांव में अजगर वंश कबीले का बेस। लाडो को अपने सामने हाथ जोड़ा देख करण ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसके साथ उस जगह से जाने लगा। वेटर और बाकी सब ये देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो उसे बीच में रोक सके। करण उनके लिए तूफान जैसा था, जिसको निकल जाने देना ही बेहतर विकल्प था। अभी हम कहाँ जा रहे हैं भैया? लाडो ने पूछा। जवाब में करण बोला, एक काम है, उसे खत्म करके मेरे साथ घर चलना। लाडो ने सिर हिलाया, फिर बोली, लेकिन आपका नाम क्या है और मुझे काम क्या करना होगा? बाद में बता दूंगा, अभी के लिए तुम शांति से चलती रहो। करण की इस बात पर लाडो ने सिर झुकाकर चलना जारी रखा। कुछ देर बाद करण उसी जगह पहुंच गया जहां पर सबको मिलना था। उस जगह पूजा को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे, जो एक अनजान लड़की को देख अजीब नजरों से करण को देखने लगे। शिवाय सालीवा के, वह इस लड़की को पहले देख चुका था। लीडर करण इस लड़की के साथ मन में बड़बड़ाया। तभी सूर्य ने करण से पूछा, ये लड़की कौन है? आज से हमारी दल की है, ये सब छोड़ो, ये बताओ कुछ खबर मिली? करण ने पूछा। जवाब में सबने नामे सिर हिलाया, जिस वजह से करण के माथे पर शिकन आ गई। लेकिन उन सब के चेहरे छुपे देख लाडो ने घबराते हुए कहा, आप लोग चोर तो नहीं हो? माँ ने कहा था, चोर बच्चों को रात में चुरा कर ले जाते हैं।
तुमने सही सुना था, हम बच्चा चोर दल से है, मानी ने कहा। जो सुन लाडो और ज्यादा घबरा गई। वह तो बस अपने गांव वालों की भलाई के लिए काम करने को तैयार हुई थी, मगर उसे क्या पता था वह बच्चा चोर दल के हाथों में आ जाएगी। अब ये लोग इसके हाथ पैर काटकर गली गली भीख मांगवाएंगे। नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी। मेरे हाथ पैर मत काटना, लाडो सिसक उठी। करण ने सिर हिलाया, वो मजाक कर रहा है, तुम्हें क्या कम इतने बुरे नजर आते हैं। मानी और बाकी सब हल्के से हंस दिए। तब जाकर लाडो को एहसास हुआ, उसके हाथ पैर काटे नहीं जाएंगे, ना उससे भीख मंगवाने वाले हैं। आप इसे अपने साथ ले आए, सालिवा ने पूछा। करण ने कहा, गलतियों को सुधारने का मौका मिले तो उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सालिवा काफी प्रभावित हुआ, दूसरी दुनिया में जाकर करण पहले की तरह बन गए हैं। यह अच्छी खबर है, सीनियर करिश्मा की पसंद बेकार हो ही नहीं सकती थी। बस अब यही प्रार्थना है, इन्हें उनसे मिलने का मौका मिल जाए। बहुत तकलीफें सहन कर चुके हैं ये पहले ही। सालिवा इन्हीं ख्यालों में था, और लाडो अब भी थोड़ी डरी हुई थी। पर जिस तरह से करण ने उन्हें बचाया था, इससे तो वह बुरा लड़का नहीं लगता था। हालांकि करण इस वक्त परेशान था, उसे सुनंदा का पता लगाना था, मगर अब तक उसके हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगा था। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर एक फिगर उनके बीच में नजर आया। वह पूजा थी, जिसे देख कोई उससे सवाल करता। पूजा ने कहा, दो लड़कियां एक ऐसी जगह की बात कर रही थी जहां पर अजगर वंश कबीले के लोग भी है। मुझे लगता है मेड वैद्य मास्टर हमें उस जगह ही मिल सकता है। करण की आंखें चमक उठी, कहाँ है वह दोनों लड़कियां। इस पर पूजा ने कहा, मैंने अपनी सील उन पर छोड़ दी है, मैं उसे महसूस करके उनका पता लगा सकती हूँ। करण ने सिर हिलाया। पूजा ने अपनी सील की लोकेशन पता लगाई। वह लोग पूर्व की दिशा में गए हैं, पूजा ने जब ये कहा। जब सब पूर्व दिशा के साथ बढ़ गए, लेकिन लाडो उनकी रफ्तार के साथ भाग नहीं सकती थी, इसीलिए मानी ने उसे कंधे पर बैठा लिया, जिसके बाद वह सब पूर्व दिशा के लिए तेजी से बढ़ गए। और तेज, लाडो ने कहा। वह इस वक्त थोड़ी खुश थी। पहली बार वह किसी की सवारी कर रही थी, उसे इसमें बड़ा मजा आ रहा था। मानी ने हंसते हुए कहा, थोड़ी और तेजी की, तुम उड़ जाओगी बच्ची। इसी तरह से वह लोग आगे बढ़ते चले गए। जल्दी ही उन्हें एक बीस्ट गाड़ी नजर आई, जो टूटे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। शायद वह उनके गांव का रास्ता था। करण चाहता तो उन्हें पकड़कर सब जान सकता था, लेकिन ऐसा करने से वह दोनों लड़कियां डर जाती और खतरे में फंस सकती थी। अब वह और लोगों को अपनी वजह से बेवजह तकलीफ देने के मूड में नहीं था, इसीलिए वह सब शांति से बीस्ट गाड़ी का पीछा करते रहे। आधी रात होने वाली थी। 1 घंटा और पीछा करने के बाद उन्होंने देखा, बीस्ट गाड़ी ने दाएं वाले रास्ते को पकड़कर चलना जारी रखा, जिसके बाद उन्हें दूर एक पत्थर का बड़ा सा दरवाजा नजर आया, जिसके ऊपर लिखा था लोहा गांव। लेकिन उसी दरवाजे पर करण को अजगर वंश कबीले के 2 ताकतवर योद्धा नजर आए। दोनों ही महासम्राट स्तर के थे। उन्हें देखते ही करण समझ गया, भाग एक में इतने ताकतवर लोग, जरूर इस गांव में ही सुनंदा को लाया गया है। सब इस बात से सहमत थे, मगर किसी ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि वह लोग एक पेड़ों के पीछे छुपकर नजर रख रहे थे। वहीं जब वह बीस्ट गाड़ी उस दरवाजे पर पहुंची, उन दोनों आदमियों ने उसे रोक दिया। उनमें से एक ने कहा, बाहर निकलो, कौन हो, अपनी पहचान बताओ। ये सुनते ही वह दोनों लड़कियां बीस्ट गाड़ी से बाहर आ गई। उन्हें देख उस आदमी ने कहा, सेठ धनीराम की बेटियों, इतनी रात में कहाँ मुंह काला करवाने गई थी? कहीं रात में चमड़ी बेचने का धंधा तो शुरू नहीं कर दिया? आदमी हद से ज्यादा बदतमीज था। उन दोनों लड़कियों को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, मगर जानती थी वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उनमें से एक ने कहा, हमारे पास कुछ मसाले कम पड़ गए थे, बस वही लेने गए थे, दिन में याद नहीं आए, आदमी ने कहा। जवाब में दूसरी लड़की बोली, दिन में पर्याप्त था, पर ज्यादा माल बिकने की वजह से हमें कल के लिए सामान लाना पड़ा। आदमी ने उन दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, जाओ। दोनों लड़कियों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। फिर दोनों बीस्ट गाड़ी पर चढ़ने ही वाली थी, मगर इससे पहले ही उन्हें एक और शख्स की आवाज सुनाई दी, रुको। ये सुनकर वह दोनों रुककर मुड़ी, तभी उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी नजर आने लगा। उसकी शक्तियां हौफ चक्रवर्ती सम्राट जितनी थी। लाल रंग के कपड़ों में वह बेहद ही ताकतवर लग रहा था। उसको देख दोनों लड़कियों के गले सूख गए। आदमी उन दोनों के पास आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो सामान तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दो। गड़बड़ हो गई, उसे सील का पता चल गया। दूर से देख रही पूजा ने परेशानी जाहिर की। वहीं उनमें से एक लड़की ने अपना सामान का पैकेट उस आदमी के हाथ में थमा दिया। आदमी ने पैकेट को उल्टा किया, सारा सामान जमीन पर गिरने लगा। इन दोनों लड़कियों ने मेकअप का काफी सारा सामान लिया था। उनके साथ वह झुमके भी थे, जिसे उठाकर उस आदमी ने ध्यान से देखा। ट्रैकिंग सील। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। वहीं उसके मुंह से ये सब सुन के दोनों आदमी हड़बड़ाकर उसके पास पाए। क्या हुआ श्रेष्ठ संजय, कुछ गड़बड़ है क्या? उनमें से एक आदमी ने कहा।
पर उनको नजरअंदाज करके संजय ने अपनी दूरी दृष्टि का उपयोग करके दूर तक देखा, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया, जिस वजह से वह हवा में आ गया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, उसी पल उसे एक जगह से हलचल महसूस हुई। उसने बिना एक पल सोचे अपना हाथ हिलाया। उसके इतने भरे क्षण से उस जगह एक जगह पर ताबड़तोड़ दबाव पड़ा। दर्जन भर पेड़ कुचल कर टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके साथ उसे किसी की आवाज भी सुनाई दी। संजय ने दूरदृष्टि का उपयोग किया। उसके दबाव से ग्रेड 3 का सांड मारा गया था, जो उस जगह बस घास चरने आया था। अब तक वह लोग इस जगह पहुंचे नहीं है, ऐसा कहते हुए उसने झुमके को तोड़ दिया। पूजा की बनाई गई सील भी टूट गई थी। संजय जमीन पर आया। 10 लोगों को जंगल में फैला दो, कोई भी नजर आए उसकी जान ले लो, मुझे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। जी, दोनों ने सिर हिलाया। फिर एक ने कहा, और इन लड़कियों का, उन्हें अंदर भेज दो। संजय ऐसा कह खुद गांव के अंदर चला गया। उसे यह खबर अपने बड़े लोगों को भी देनी थी। उन दोनों आदमियों ने उन दोनों लड़कियों को अंदर भेजा, बस उनका सामान उसी जगह पर बर्बाद करने के बाद। हालांकि वह इनके साथ और भी बुरा कर सकते थे, पर यह वक्त उनके लिए ये सब करने के लिए सही नहीं था। उन्होंने 10 आदमियों को बुलाकर उन्हें जंगल में फैला दिया और खुद भी सतर्क होकर पहरा देने लगे। वहीं करण और बाकी सब हाइट क्रिस्टल में छुपे बैठे थे, जिस वजह से संजय उन्हें देख नहीं पाया था। वह चला गया है, अब अंदर जाए, पूजा ने कहा। पर करण ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, वह गया नहीं है, अंदर जाकर भी वह इस जगह पर नजर रखा हुआ है। करण अपनी आंखों में डिवाइन फायर जलाकर संजय को साफ देख पा रहा था। संजय बेशक ऐसे ही चला गया हो, लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं था जो इतनी आसानी से मान जाता। फिर क्या हम उसके जाने का इंतजार करते रहेंगे, पूजा ने कहा। करण भी सोच में पड़ गया। वह चाहता तो सीधा सीधा हमला बोल सकता था, पर जब तक उसे सुनंदा की सटीक लोकेशन नहीं मिल जाती, वह जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। इससे सुनंदा की जान पर भी खतरा था। मुझे इशिका को साथ में ले आना चाहिए था। उसमें वैद्य मास्टर की पहचान बनाकर मैं अंदर जा सकता था, करण ने सोचा। कभी कभी उसके फैसले सच में बेकार होते थे। अगर उसे पता होता हेड मास्टर कैसा दिखता है, वह उसका रूप लेकर बहुत आसानी से अंदर जा सकता था। वह ऐसा ही कुछ सोचता रहा और समय गुजरता चला गया। करण भी बेसब्र हो रहा था और संजय अब भी नजर गड़ाए हुए था। जैसे जैसे वक्त गुजरा करण योजना बनाने लगा, लेकिन तभी उनके ऊपर से एक फिगर निकला। करण और बाकियों ने जब देखा, तब उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। उसने सफेद रंग के लंबे से कपड़े पहने हुए थे। कद में कम था, पर ताकत उसके पास 7वें चरण के महासम्राट की थी, और उसका एक हाथ बैंगनी रंग का था, जो काफी अजीब सा लग रहा था। शायद यही है मेड वैद्य मास्टर, सालिवा ने अंदाजा लगाया। समर ने उन्हें बताया था मेड वैद्य मास्टर आज आने वाला था। मतलब वह इस वक्त लोहा गांव में नहीं था, पर अजगर वंश कबीला उसका उसके घर पर इंतजार कर रहा था। करण को भी सालिवा का अंदाजा सही लगा। वहीं मेड वैद्य मास्टर जैसे ही लोहा गांव में आया, संजय ने दूरी दृष्टि का उपयोग करना बंद किया और अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, आपने तो सच में कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया मेड वैद्य मास्टर। मेड वैद्य मास्टर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, मैं बताकर गया था, पर तुम लोग इस जगह क्या कर रहे हो? वो लड़की हमारे हाथ लग गई है, बस अब आपकी मदद की जरूरत है। श्रेष्ठ बॉबी उस लड़की के साथ अपना इंतजार कर रहे हैं। श्रेष्ठ बॉबी, वह खुद इस जगह मौजूद है। मेड वैद्य मास्टर हैरान नजर आने लगा। श्रेष्ठ बॉबी दरअसल अजगर वंश कबीले का पहला श्रेष्ठ था। उसके इस जगह होने का मतलब था खुद लीडर का इस जगह होना। ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, पर इतना उसे भी समझ आ रहा था। पहले उनके हाथों से सुनंदा निकल चुकी थी, अब वह दोबारा ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर जब उन्होंने खुद उस शुद्ध खून की शक्ति को देखा था। ठीक है, चलो फिर आज इस काम का भी अंत कर ही देते हैं, मेड वैद्य मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे इन सब कामों में बड़ा मजा आता था, हालांकि इसके लिए उसे इनाम भी मिलने वाला था। उसे यह काम करना ही था, वो नहीं करता तो कोई और करता। इसमें नुकसान सिर्फ उसका होता। संजय ने सिर हिलाया फिर एक बार और दूरदृष्टि का उपयोग करके वह मेड वैद्य मास्टर को श्रेष्ठ बॉबी के पास ले जाने लगा। वहीं जैसे ही संजय हटा, सालिवा ने कहा, क्या हमें सीधा उस मेड वैद्य मास्टर को नहीं मार देना चाहिए? सालिवा का कहना साफ था, सांप को ही कुचल दो, जहर का खतरा ही खत्म हो जाएगा। मगर करण ने ना में सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है उस तक पहुंचना। फिर उस जगह को अच्छे से स्कैन करके बोला, इन लोगों ने इस गांव को अपना बेस बना लिया है। बाहर से यह एक गांव जरूर है, लेकिन अंदर एक बड़ी महासम्राट स्तर की टुकड़ी है। जगह जगह पर इन लोगों ने विस्फोटक लगाए हैं, यहां तक कि अंदर एक युद्धपोत जहाज भी है। अच्छा, सबके माथे पर चिंता की सिलबटें बन गई। साथ ही साथ वह हैरान भी थे। वह लोग इतना लंबा देख नहीं पा रहे थे, खासकर जहाज और विस्फोटक को। पर करण ऐसे बता रहा था मानो उसकी आंखों के सामने ही सब रखा हो। फिर तुम्हें सुनंदा भी दिखी होगी, पूजा ने पूछा। जब इतना सब नजर आ रहा है, फिर इसे सुनंदा भी नजर आ जानी चाहिए थी।
लेकिन करण ने कहा, अंदर एक फॉर्मेशन है जिसके पार मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है सुनंदा को इन लोगों ने रखा होगा, क्योंकि अभी अभी मेड वैद्य मास्टर उस फॉर्मेशन के अंदर चला गया है। फिर तो हमें और जल्दी करनी होगी, मेड वैद्य मास्टर जल्दी अपना काम शुरू कर देगा, सूर्य ने कहा। करण भी इस बात से सहमत था, इसीलिए उसने कहा, मेरे पास एक योजना है, जैसा कहूं बस वैसा ही करते जाओ। सब करण की योजना सुनने के लिए तैयार हो गए। करण ने कहा, तुम सब लोग इस जगह मेरा इंतजार करोगे, मैं अंदर जाकर पहले उस जहाज को खराब करता हूं। अगर वह हमारे बीच आया तो हालात खराब हो सकते हैं, पर ऐसा करने की जरूरत क्या है, उसे मैं तबाह कर सकता हूं, सालिवा ने कहा। जो सुन करण बोला, तुम बेशक ऐसा कर सकते हो, लेकिन अंदर सिर्फ हॉफ चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। जिस तरह की फॉर्मेशन बनाई गई है, उसे बनाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट की ऊर्जा कम है। आपके कहने का मतलब है अंदर वीरता स्तर का योद्धा हो सकता है? सालिवा और बाकियों के चेहरे फीके पड़ गए। उनके साथ सालिवा था, पर दो वीरता स्तर के योद्धा टकराए, तब ये जगह शमशान बन जाने वाली थी। सालों तक जमीन बंजर बनी रहती, बहुत ज्यादा बड़ा नाश होता। अंडस्को